और आपके साथ में आज दो बड़े बड़े फॉर्मूलों को डील करने वाला हूँ। ये कर डाले, मतलब एक दो तो नहीं, खाली एक बड़ा फॉर्मूला डील करने वाला हूँ। और ये अगर हो गया ना, ऑलमोस्ट डन है फॉर्मूले, ये समझ लेना। मैं फॉर्मूला रटूंगा नहीं, मतलब रटवाऊंगा नहीं, समझाने की कोशिश करूंगा, समझने का प्रयास करना। हमें एट दी एंड फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें फॉर्मूला क्लियर हो जाता है तो इससे बड़ी बात नहीं है, याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अपने पहले फॉर्मूले की, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला कौन सा है, सिंपल एवरेज। कौन सा है मेरे बेटा, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज को हम शुरुआत देने वाले हैं, ठीक है। सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज में गुडविल का जो फॉर्मूला होता है मेरे बेटा, वो होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ध्यान से देखिएगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट को FMP। क्या लिखा हुआ बेटा जी, FMP। पता है FMP का मीनिंग देखो, ये लिखा हुआ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ मेरे बेटा जी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक बार समझ लेना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता क्या है। देखिए मेरे बेटा, गुडविल कभी पास्ट के लिए निकाली जा रही, प्रेजेंट के लिए नहीं निकलती है गुडविल, समझ लेना। गुडविल पास्ट के लिए नहीं है, प्रेजेंट के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए है। निकाली आज जाती है, निकाली आज जाती है, लेकिन फ्यूचर के लिए। कहने का मतलब क्या है, अगर आज मेरी मार्केट में गुडविल है तो भविष्य मेरा सुनहरा है। आज मेरी मार्केट में गुडविल है तो भविष्य मेरा सुनहरा है, और अगर आज मेरी मार्केट में गुडविल नहीं है तो मेरा भविष्य अंधेरे में है और मेहनत करने की जरूरत है। याद रखना, इसलिए हम यहाँ पर ना प्रेजेंट का प्रॉफिट नहीं लेते, पास्ट का प्रॉफिट नहीं लेते, पास्ट और प्रेजेंट के बेस पर फ्यूचर का प्रॉफिट निकालने की एक कोशिश करते हैं कि गुडविल हुई तो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा। इसे हम FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं। कई क्लासेस में 12th लेवल पे या बीकॉम लेवल पे, MBA लेवल पे यहाँ पे FMP वर्ड यूज नहीं होता। ये जनरली ये जो FMP वर्ड यूज होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट लेवल पे यूज होता है। लेकिन मैं आपको पहले ही एक क्लियर टर्म बता रहा हूँ, समझाने का ज़्यादा प्रयास है मेरा, समझ रहे हो। तो मैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, मुझे दो चीज़ें समझानी है कि भैया एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होते हैं, क्लियर ही नहीं है। तो पहले मैं बात करता हूँ एवरेज प्रॉफिट की। किसकी बात करता हूँ मेरे बेटा, एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या लिखा है बेटा जी, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आप इसे ये भी कह सकते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सवाल है ये एवरेज कैसे निकालना। देखो एवरेज निकालना बड़ा आसान है, आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में, 9th 10th में सिखा देते हैं मीन मीडियन मोड, सीखा था मीन मीडियन मोड। जो मीन होता था, उस मीन को ही हम क्या बोलते थे मेरे बेटा, एवरेज प्रॉफिट बोलते थे। क्या बोलते थे, एवरेज, सॉरी, उसे हम क्या बोलते थे, एवरेज। कैसे निकालते थे बताओ, वो एवरेज कैसे निकालते थे आप। जैसे कि अगर मान के चलो आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2011 का, 2012 का, 2013 का। सपोज आपको प्रॉफिट दे रखा है 10,000 का, 20,000 का और 30,000 का, ये प्रॉफिट दे रखा है आपको। बात क्लियर हुई। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000। फॉर्मूला क्या लग गया, टोटल प्रॉफिट 60,000, बोलो हाँ ये ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का दे रखा है, 3 साल। तो एवरेज कितना आया, 20,000 रुपये। यानी कि आप नॉर्मल ऑन एन एवरेज हर साल 20,000 का तो प्रॉफिट कमा ही रहे हो। बात क्लियर हुई नहीं हुई। इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। सवाल ये है कि एवरेज प्रॉफिट इतनी आसानी से आ जाता है, नहीं मेरे बेटा, एवरेज प्रॉफिट इतनी आसानी से तो नहीं आता। तो फिर कैसे आता है जरा बताना बेटा। प्लीज पेन पेपर पकड़ लेना और साथ साथ लिखना भी है, सुनने से ज़्यादा कॉपी पेन को भी पकड़ना, ठीक है ना, और लिखना भी है। देखिएगा मेरे बेटा, आपने 11th क्लास में सीखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बोलो हाँ ये ना। अब इधर देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप क्या करते थे, यहाँ पे आप लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो हाँ या ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ पे लिखते थे इनकम, जिसे बोलते थे इनडायरेक्ट इनकम। क्या बोलते थे मेरे बेटा, इनडायरेक्ट इनकम। बहुत सारी इनकम क्या करते थे, ऐड करते थे, और बहुत सारे खर्चे होते थे जिसे आप लेस करते थे, जिन्हें आप क्या बोलते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते थे मेरे बेटा,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनकम ऐड करके एक्सपेंस लेस करके आप यहाँ पे क्या निकालते थे, टू नेट प्रॉफिट निकाल देते थे। बेटा बोलो हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है, ऐसे होता था या नहीं होता था नेट प्रॉफिट। अब दिमाग लगाना मेरे बेटा जी, पता है इस इनकम में दो तरीके की इनकम होती थी मेरे बेटा। बेटा एक तो होती थी आपकी नॉर्मल इनकम, और मेरे बेटा एक होती थी आपकी एबनॉर्मल इनकम। एक होती थी नॉर्मल इनकम और एक होती थी एबनॉर्मल इनकम। जब आपने इनकम ऐड करी होगी तो नॉर्मल भी ऐड करी होगी और एबनॉर्मल भी ऐड करी होगी। ऐसे खर्चे भी दो होते थे, एक होते थे मेरे बेटा कौन सा, नॉर्मल खर्चा, बोलो नॉर्मल खर्चा और एबनॉर्मल खर्चा, ठीक है, नॉर्मल और एबनॉर्मल, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा जब खर्चे लेस करोगे तो दोनों ही लेस करोगे, लॉजिकल है या नहीं है, बात क्लियर हुई नहीं हुई, दोनों ऐड करें दोनों लेस करें। लेकिन दिमाग लगाना, सवाल यहाँ पे एक आता है, नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है। जो बार 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 हो वो नॉर्मल है, लेकिन जो कभी कभार हो, जो जनरली देखने को ना मिलता हो, वो एबनॉर्मल है। क्लियर है या नहीं है। जैसे कि एबनॉर्मल खर्चे बताता हूँ मैं आपको, लॉस बाय फायर, गोदाम में आग लग गई और लॉस हो गया, ये गोदाम में चोरी हो गई, क्या रोज रोज चोरी हो गए, क्या रोज रोज आग लगे, रात को 12 बजे जाएंगे, लाओ माचिस की तिल्ली दो भी आग लगा दो, सामान तो रहा ही नहीं, आग ही लगा दो उसमें। कभी ऐसा होता है क्या, नहीं होता। ये क्या है, चोरी हो गई गोदाम में, दुकान में आग लग गई, चोरी हो गई, ये क्या है, एबनॉर्मल खर्चे हैं। क्लियर ही नहीं है। एक नॉर्मल बात बताता हूँ, इंश्योरेंस हर कोई करवाता है, क्लियर ही नहीं है। तो इंश्योरेंस करवाना एक नॉर्मल खर्चा है, हर कोई करवाता है और करवाना पड़ता है। क्लियर ही नहीं है, पहले से एक्सेप्टेड है कि इंश्योरेंस तो करवाना पड़ेगा, जैसे कि मोटर बाइक कार वगैरह एग्जांपल ले लो, क्लियर है। लेकिन उस इंश्योरेंस का जो क्लेम आता है वो कभी कभार आता है, तो वो क्या हो गया मेरे बेटा जी, एबनॉर्मल इनकम हो गया। क्या हो गया मेरे बेटा जी, एबनॉर्मल इनकम हो गया। सरकार से सब्सिडी मिल रही है कि रोज रोज मिलती है, कभी कभार मिलती है, वो क्या है, एबनॉर्मल इनकम हो गया। क्लियर ही नहीं है। मतलब जो रूटीन बेसिस पे देखने को ना मिले उन्हें हम बोलते हैं एबनॉर्मल। बेटा हम गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं, गुडविल वैल्यूएशन में एबनॉर्मल का कोई इफेक्ट नहीं होता, बात क्लियर नहीं हुई। एबनॉर्मल एक्टिविटी से ना तो गुडविल बनती है और ना बिगड़ती है। एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अगर मेरे गोदाम में, मेरी दुकान में, मेरी गोदाम में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो क्या कभी हम ये कहते हैं हाँ आग लग गई, इसकी तो गुडविल गई, कभी ऐसा कहते हैं, आग लग गई गुडविल गई, आग लग गई गुडविल गई, चोरी हो गई गुडविल गई, आग लगी गुडविल गई, बल्कि गुडविल बढ़ जाती है, लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। बताओ, अगले के घर में आग, अगले की दुकान में आग लग गई, सारा माल जल गया, इतना नुकसान हो गया, बताओ कैसे करेंगे, और लोगों की सिंपैथी मिल जाती है, कहीं ना कहीं लोग और सामान खरीदने शुरू कर देते हैं, उससे सिंपैथी गेन हो जाती है, उसे गुडविल बनी बढ़ी जाती है, घटती कुछ नहीं है। तो यानी कि एबनॉर्मल एक्टिविटी से ना मेरे बेटा, ना तो गुडविल बढ़ती है और ना घटती है, बात क्लियर हुई नहीं हुई। एक एग्जांपल है, अगर मेरा कॉम्पिटिटर बगल में बैठा हुआ है, वो भी पढ़ा रहा है अकाउंट और मैं भी पढ़ा रहा हूँ अकाउंट, और वो यहाँ से अपनी दुकान बंद करके चला जाता है और उसके बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, तो क्या मैं इसे गुडविल बोलूँगा, नहीं, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। वो बच्चे उधर सेटिस्फाइड थे, बट वो इधर आ गए हैं थोड़ा ये सुन के कि हाँ ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो वहाँ से चले गए हैं, इसलिए वो बच्चे यहाँ आ गए हैं। यहाँ पे मेरी गुडविल ने कोई काम नहीं करा, बात क्लियर हुई नहीं हुई, आई बस भी नहीं। तो यार समझ लेना मेरे बेटा जी, एबनॉर्मल इनकम से और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस से, इनकी एबनॉर्मल एक्टिविटी से ना तो गुडविल बढ़ती है और ना घटती है, तो इसलिए एबनॉर्मल का कोई इफेक्ट नहीं लेना, गुडविल से नॉर्मल से बनती है। क्लियर है या नहीं है। तो एक बात समझ लेना मेरे बेटा जी, एडजस्ट मतलब वहाँ पे जो प्रॉफिट लिखेंगे हम एवरेज में, वहाँ पे एबनॉर्मल को हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए क्या करोगे, अब हटाने के लिए क्या करोगे, दिमाग लगा लेना बेटा। एबनॉर्मल इनकम क्या करी होगी, अगर एबनॉर्मल इनकम ऐड है तो ऑलरेडी आप क्या करोगे वहाँ पे लेस, अगर एबनॉर्मल एक्सपेंस लेस है तो आप क्या कर दोगे ऐड। देखो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, देखो आ जाओ जल्दी से, देखो ये लिखा हुआ क्या लिखा है, एबनॉर्मल एक्सपेंस वो लेस होंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। क्लियर नहीं है, क्या करवा दिया मेरे बेटा, ऐड करवा दिया। और एबनॉर्मल इनकम ऐड होगी, यहाँ पे क्या करवा दी, लेस। इनकी इनकम ऐड है, लेस कर दो, एक्सपेंस लेस है, ऐड कर दो, इनकी एबनॉर्मल का इफेक्ट हटा दो, नील कर दो। दूसरी बात, आप यहाँ जो प्रॉफिट ले रहे हो वो आफ्टर रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। क्यों, अगर उस प्रॉफिट में किसी भी तरह की गलती हुई, तो अगर ये प्रॉफिट गलत हो गया
तो एवरेज प्रॉफिट भी गलत आएगा। और एवरेज प्रॉफिट गलत आएगा ना मेरे बेटा, तो एक बार समझ लेना गुडविल भी ऑटोमेटिक गलत आएगी। तो प्लस या माइनस करके, प्लस या माइनस करके जो भी करना है गुडविल को मतलब प्रॉफिट को रेक्टिफाई करो। दूसरा मैंने बोला ना फ्यूचर का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में कोई खर्चा है, फ्यूचर में कोई खर्चा है तो फ्यूचर के खर्चे को क्या कर देना लेस। लेकिन याद रखना मेरे बेटा ये खर्चा कौन सा होना चाहिए फ्यूचर में, फ्यूचर का नॉर्मल खर्चा, एबनॉर्मल नहीं। फ्यूचर की इनकम है क्या कर देना ऐड, कौन सी इनकम, नॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल नहीं। बात क्लियर हुई नहीं हुई, नॉर्मल इनकम लेंगे, फ्यूचर में आने वाली नॉर्मल इनकम जो इस वक्त तो नहीं है फ्यूचर में होगी ऐड कर दो। फ्यूचर में आने वाला खर्चा जो इस वक्त तो नहीं है बट फ्यूचर में हो सकता है लेस कर दो। जिससे क्या निकल जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। बात क्लियर हुई नहीं हुई, आई बस में नहीं आई। इसमें एक चीज़ मुझे और बतानी है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा उसकी चर्चाएं आगे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि अगर एक ऐसी इनकम होती है जिसे आपको लेस करना होता है इसी में से ही, ठीक है, लेस करना होता है इसी में से ही, वो क्या होती है मेरे बेटा, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली क्या होती है, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है ना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारी किसी गुडविल के कारण नहीं मिलता। तो ये जो इनकम हो रही है ना ये बिना किसी गुडविल के हो रही है। जैसे एग्जांपल की बात है, अगर मैं बैंक में पैसा जमा कराऊंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ही, मेरी गुडविल हो या ना हो। कोई चोर चक्का होगा वो भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाएगा, उसे भी इंटरेस्ट मिलेगा और वही इंटरेस्ट मुझे भी मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी गुडविल है उसकी नहीं है, उसकी है मेरी नहीं है। तो मतलब कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जहाँ पर इंटरेस्ट मिलता ही है विदाउट एनी गुडविल, मतलब हमारे गुडविल को कोई एफर्ट्स नहीं होते, तो उस इंटरेस्ट को हटा देंगे हम यहाँ से। लेकिन इसकी चर्चा में लूँगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होने का, बट आने वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखना, मैं वहाँ पे लिंक करूँगा, इतना याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉफिट में ऐड है तो लेस कर देना, हटा देना। क्लियर है ये नहीं है? इतना कराने के बाद आपके जो प्रॉफिट निकलेंगे अलग अलग ईयर्स के, उस प्रॉफिट को यहाँ टोटल कर देना, डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर, आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो बताइए एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करा है, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज निकाल दिया। बट वो जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो एडजस्टेड प्रॉफिट है, कुछ एड लेस करने के बाद आ रहा है, और वो एड लेस क्या करना है, जब मैं बोल रहा हूँ उसे गुनगुनाना, जो मैं बता रहा हूँ उसे गाना, ठीक है ना। चलिए तो क्या क्या है, रेक्टिफिकेशन लगाओ, बोलो रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, और फ्यूचर को एडजस्ट करो। तीन बात याद रखना, क्या क्या, रेक्टिफिकेशन लगाओ, अगर रेक्टिफिकेशन है तो प्रॉफिट को रेक्टिफाई करो, प्रॉफिट को सही है करो अगर गलत है थोड़ा बहुत भी, और एबनॉर्मल हटाओ, एबनॉर्मल इनकम है तो लेस कर दो, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है तो ऐड कर दो, उसका इफेक्ट नील कर दो, और फ्यूचर को एडजस्ट करो, मतलब फ्यूचर की इनकम को ऐड करो, फ्यूचर के खर्चे को लेस करो, नॉर्मल इनकम नॉर्मल खर्चे को ऐड लेस करो। जोर से बोलो, रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो, रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा और एवरेज प्रॉफिट निकल के बाहर आ जाएगा जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। चलिए जी, अब आप एक नया सवाल यहाँ आता है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज होता क्या है? बड़ा कीमती पॉइंट है, पहले किताबों में नहीं लिखा होता था, अब तो लिखने लगे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। लेकिन किताब में पढ़कर भी ना इतनी जल्दी समझ में नहीं आता कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज होता क्या है, ठीक है। आइए बात करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है। सपोज मान लो, ठीक है ना, मैंने बोला मेरे घर के बराबर में ना बीकानेर, मतलब मेरे घर के आसपास बीकानेर है, ठीक है, और मैं बीकानेर जहाँ पे ना उस गली में ही बीकानेर जैसा एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये मस्त मस्त नेम, क्या बात, दरवाजा क्या बात, कुंडी भी, दीवार भी, लेंटर भी, और खिड़की भी, ठीक है ना। ये है विवेक रेस्टोरेंट, ये मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है, ठीक है।
और एक ऑप्शन ये है कि मुझे बीकानेर खरीदने का ही मौका मिल रहा है, ठीक है ना, मैं बीकानेर ही खरीद सकता हूँ। ये बीकानेर है। मेरे बच्चों, मेरे हमसफ़र, मुझे ये तो बताओ कि बेटर ऑप्शन क्या है। मैं अपना एक रेस्टोरेंट अलग से ओपन करूं या बीकानेर खरीदूं? बोलो, मन में आंसर तो क्लियर होगा, बीकानेर खरीद लो। यही बोलना चाह रहे थे ना, बीकानेर खरीद लो। क्यों मन में सवाल होगा? अपना बिजनेस खोलोगे, वो तो चला चला है बीकानेर का नाम, तो ऑलरेडी पैसा पहले से आना शुरू हो जाएगा। यही था ना मन में तुम्हारे? बोलो हाँ या ना। तो मैंने तुम्हारी एडवाइस को मान लिया, मैं बीकानेर वाले के पास गया, मैंने बोला बीकानेर वाले, बीकानेर वाले, बीकानेर वाले, बीकानेर वाले, बीकानेर कितने का बेचेगा? क्लियर ही नहीं है। तो उसने बोला भैया वही सेम एग्जांपल, क्या 100 करोड़ की एसेट, 15 करोड़ की लायबिलिटी, मैंने बोला 85 करोड़ बनते हैं। क्या आए मेरे कनपटी के नीचे? रैपटी रैपट, इधर भी और इधर भी। उनने बोला ये बिजनेस चला चलाया है, समथिंग एक्स्ट्रा। मैंने बोला ठीक है। मैंने करी गुडविल वैल्यूएशन और मैंने कितना पे करा? 88 करोड़। कितना पे करा? 88 करोड़ पे करा। बात क्लियर हुई नहीं हुई? आई बस में नहीं है। 3 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं मैं, किस बात के? गुडविल की बात की। क्या मेरी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा। अब मैं एक नॉर्मल बात करूँ, नंबर ऑफ परचेज होता क्या है? सोचो सोचो, जो मैं सोचने के लिए कह रहा हूं। अगर मैं बीकानेर नहीं खरीदता और अपना रेस्टोरेंट बनाता, ध्यान देना, मैं बीकानेर अपना रेस्टोरेंट बना नहीं रहा, मैं कह रहा हूं अगर मैं बीकानेर नहीं खरीदता, अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाता, क्लियर ही नहीं है, तो आज बीकानेर की जितनी गुडविल है उस गुडविल तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा? जोर से बोल रहा हूं, अगर मैं बीकानेर नहीं खरीदता, खुद का रेस्टोरेंट खोलता, तो आज बीकानेर की जो हैसियत है उस हैसियत तक, उस गुडविल तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा? सपोज 6 ईयर्स, 6 साल लगेंगे अगर मैं ये खोलता, अपना बिजनेस खोलता तो। लॉजिकल है, लेकिन अब मुझे 6 साल नहीं लगने वाले, क्योंकि मैंने खुद का बिजनेस खोला ही नहीं है, बीकानेर खरीद लिया। तो बीकानेर खरीदने से क्या हुआ? मेरी 6 साल की मेहनत बच गई। बोलो हाँ या ना। आज मैं जहाँ हूँ, खुद का बिजनेस खोलता तो 6 साल बाद वहाँ हूँ। लॉजिकल है। तो 6 साल खरीद लिए मैंने बीकानेर से। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला था, एवरेज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद एक फटाफट से एक और ले लेते हैं, हमारा नया फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कुछ भी नहीं है मेरे बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर था। वहां पे फॉर्मूला क्या था मेरे बेटा? जरा देखना, वहां पे फॉर्मूला क्या था? वहां पे फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। यहाँ क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ऊपर क्या था? नंबर ऑफ ईयर परचेज। नीचे भी क्या है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज के दोबारा बताने की जरूरत है? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है, समझा दिया आपने, बहुत अच्छे से समझाया था। वो तो मैं जानता ही हूँ, मैं अच्छे से समझाता हूँ। चलिए बात आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। यहाँ मैंने ना कुछ सिंबल से बना के हैं, वो तुम्हें पता लग जाएंगे। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। क्लियर है या नहीं है? अब टोटल प्रोडक्ट टोटल वेट कहाँ से पता लगता है? बेटा इसके लिए बनानी पड़ती है हमें टेबल। क्या बनानी पड़ती है मेरे बेटा? टेबल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है मेरे बेटा? टेबल बनानी पड़ती है। बेटा यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये वो टेबल है जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने में हमारी हेल्प करेगी। इसमें क्या होगा? तुम्हें ईयर गिवन होंगे, प्रॉफिट गिवन होंगे, हो सकता है वेट गिवन हो सकता है वेट ना भी गिवन हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वेट फाइंड करना मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं फेयर एंड लवली, क्लियर है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखो लिखा भी हुआ है क्या? अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए इंटू बी हो गया, ए इंटू बी हो गया। जैसे कि तुम्हें ईयर दे रखे हैं 2001, 2002, 2003, 2004। सपोज तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है 1000, 1200, 1500, 2000। क्लियर ही नहीं है?
लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, देखना, और वेट है 1 2 3 4, क्लियर है। वेट हमेशा 1 2 3 4 दिए जाएंगे, क्यों? जो ईयर बड़ा होता है ना उसे ज़्यादा वेट देते हैं, जो ईयर छोटा होता है ना उसे कम वेट देते हैं। वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, देखो लिखा भी हुआ है, मैंने लिखा भी होगा। वेट मीन्स प्रायोरिटी, प्रेफरेंस गिवन ईयरली प्रॉफिट। जनरली वेट आर अलॉटेड टू ईच ईयर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन असेंडिंग ऑर्डर। हम असेंडिंग ऑर्डर में वेट को एलोकेट करते हैं। मतलब कहने का मतलब यही, चल मैं वेट का तुम्हें मतलब बता देता हूँ। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ना राम अभी 12th में पढ़ रहा है और राम की परफॉर्मेंस 12th में कैसी होगी, तो क्या मैं राम का 8th की मार्कशीट देखूँ या 11th की देखूँ? राम की 12th की हमें परफॉर्मेंस जाननी है, तो राम की 11th की मार्कशीट देखूँ, लास्ट की मार्कशीट देखूँ या 8th क्लास की देखूँ? ऑफकोर्स ना लेटेस्ट देखूंगा ना, 11th देखूंगा ना, फिर 10th देखूंगा ना, फिर 9th देखूंगा ना। तो मैं इंपॉर्टेंस किस तरह 11th क्लास को, फिर 10th क्लास को, फिर 9th क्लास को, फिर 8th, यानी कि लेटेस्ट ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बाद वाले साल में कम इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ही वेट दिए जाते हैं, ठीक है ना। जो ईयर जितना बड़ा वेट उतने ज़्यादा। क्लियर ही नहीं है? अगर 2005 होता तो वेट 5 हो जाता। क्लियर है? ये नहीं है? चलिए जी, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना आ गया 1000, यह आ गया 2400, यह आ गया 4500, यह आ गया 8000। ये कितना आ गया मेरे बेटा 8000। क्लियर है? ये गिवन, मतलब तुम्हें ये और ये गिवन होगा, तुम्हें तो प्रोडक्ट निकालना है टेबल बना के। तो 1000 प्लस 2400 प्लस 4500 प्लस 8000, ये कितना आ गया मेरे बेटा जी 15900। और टोटल वेट कितना है 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। फॉर्मूला लगा दो मेरे बेटा, ऊपर जो फॉर्मूला है क्या है, टोटल वेट 15900 टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट, कितना आ गया मेरे बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1590। और इसे यहाँ पटक देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर वेयर परचेज से, गुडविल हमारी निकल के बाहर। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आई बस समझ में नहीं आई? क्लियर है? गुडविल निकल के बाहर आ जाएगी। आया, इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक बात याद रखना मेरे बेटा जी, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो हमेशा ट्रेंड में अप्लाई होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमेशा क्या अप्लाई होता है, ट्रेंड का। बेटा मैंने देखो एग्जांपल दे रखा है, अगर आप केस ए और केस बी को देखोगे तो ध्यान से देखना 2001 2 3 4 5 ए को देखो और बी को देखो। अगर ए में देखोगे लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, बी में देखोगे लगातार प्रॉफिट घट रहा है। मतलब ए में प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट लगातार घट रहा है। क्लियर है? ये नहीं है? ये दिख रहा होगा आपको, इसे बोलते हैं ट्रेंड। मतलब प्रॉफिट जब लगातार बढ़ रहा होता है या लगातार घट रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, ट्रेंड। और ट्रेंड के केस में ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट को अप्लाई किया जाता है। लेकिन एक सवाल मैं आपके आगे रख रहा हूँ, मान लो प्रॉफिट बढ़ घट बढ़ घट 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 बढ़ बढ़ घट बढ़ घट घट बढ़ घट ये चल रहा है, तो दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन ने बोल दिया वेटेड लगाना है तो ये मत कहना नहीं वेट तो वो ट्रेंड तो नहीं है, हमारे मास्टर ने तो बोला ट्रेंड में अप्लाई करना है। भैया मास्टर से बड़ा है क्वेश्चन ने बोल दिया वेटेड लगाना है, वेटेड लगा, प्रॉफिट बढ़ रहा हो घट रहा हो मैटर नहीं करता, क्वेश्चन जो बोल दे वो करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया एवरेज प्रॉफिट लगाओ तो एवरेज प्रॉफिट में 2 एवरेज आते हैं, दोनों पढ़ लिए, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो कौन सा लगाओगे? अगर कुछ नहीं बता रहा सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज के बारे में तो चेक करो क्या ट्रेंड है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है लगातार घट रहा है। अगर ट्रेंड है तो वेटेड अप्लाई कर देना और ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज अप्लाई कर देना। क्या मेरी बात क्लियर हुई? आई बस में नहीं आई? इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सिंपल एवरेज मेथड। होप सो दोस्तों आपको ये वाला लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ये 2 फॉर्मूले मैंने आपके आगे विद रीजन पूरी तरीके से जितनी नॉलेज थी कुछ भी नहीं छुपाया, माता रानी की कसम सब कुछ बता दिया, तुम्हें समझ में आया होगा। क्लियर है? आने वाली वीडियो में इसके सेकंड एपिसोड में, ये मेरा पहला एपिसोड था, इसके सेकंड एपिसोड में मैं आपके साथ डील करने वाला हूँ इसकी कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस को। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, लगातार इन एपिसोडों को देखते रहिएगा। ठीक है ना? और कोई भी डाउट हो तो जो भी नंबर मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ, जो भी नंबर आपको शेयर किया गया है उस नंबर पर अपने व्हाट्सएप को भेज सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।